नमस्ते दोस्तों। हाय, माई सेल्फ दीपक सिंह। और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सिजोफ्रेनिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे हर साल इंटरनल में और फाइनल में क्वेश्चंस बहुत कॉमन है। आपने आसपास कभी देखा होगा, जब कभी आप साइकेट्रिक वार्ड गए होंगे तो आपने कुछ ऐसे पेशेंट्स देखे होंगे जो अपने आप से बहुत बात करते हैं। उन्हें लगता है कोई उसे मारने जा रहा है, उन्हें लगता है कि कोई ना कोई उसके प्रति कुछ षड्यंत्र रच रहा है उसे मारने का। या आपने कभी देखा होगा कि वो उसे कोई ऑब्जेक्ट को लेके हेलुसिनेशन बहुत कॉमन हो जाती है पेशेंट्स में। ये सब सारे सिम्टम्स हैं सिजोफ्रेनिया पेशेंट्स के। सिजोफ्रेनिया बहुत कॉमन है अभी के टाइम में। हर 1000 में से 1% को सिजोफ्रेनिया का वो प्रॉब्लम से वो जूझ रहा है। तो बेसिकली सिजोफ्रेनिया होता क्या है? सिजोफ्रेनिया इज अ क्रॉनिक साइकेट्रिक डिसऑर्डर मार्क्ड बाय डिस्टर्बेंस इन थॉट, परसेप्शन, इमोशन, बिहेवियर एंड सोशल फंक्शनिंग। कि उसका उसका इमोशन, उसका बिहेवियर, उसका परसेप्शन, उसकी थॉट्स, उसका सोशलिंग फंक्शनिंग, वो हर चीज से उसका चीजें अल्टर कर जाती है। प्रिवलेंस कितना होता है? 1% ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड वाइड। कि भैया 1% पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन में ये लोग शूट करते हैं। ऑनसेट क्या रहता है? लेट एडोलसेंस टू अर्ली एडल्टहुड। एंड जेंडर मेल में ज्यादा होता है, जनरली 15-25 ईयर्स, और फीमेल में 25 to 35 ईयर्स के आसपास। फीमेल में बहुत कॉमन होता है। समझते हैं इसका बेसिकली कॉज क्या है, बहुत कॉमन रीजन क्या है इसके पीछे। जनरली इसका कॉज अभी भी इडियोपैथिक है, बट जनरली लोग कहते हैं कि नहीं, ये सब बहुत उसके मेजर कॉजेज है। तो सबसे पहला क्या है? जेनेटिक। कि अगर मान लीजिए फैमिली हिस्ट्री में किसी पर्सन को सिजोफ्रेनिया है, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में, मतलब कि सबसे पहला जनरेशन में अगर किसी को सिजोफ्रेनिया है 10%, तो ज्यादा चांसेस है कि उससे भी आने वाले बच्चे को भी हो सकता है। जेनेटिक बहुत कॉमन होता है। सेकेंडली, डोपामिन हाइपोथिसिस। इसमें क्या होता है, जो हमारा मिजोलिम्बिक पाथवे है उसमें डोपामिन का एक्टिविटी बहुत बढ़ जाता है, मतलब उसका जो सिक्रेशन बहुत बढ़ जाता है। तो उससे क्या होता है कि डोपामिन लेवल बहुत बढ़ जाता है हमारे बॉडी में, तो उससे भी बहुत कंडीशन में पेशेंट को सिजोफ्रेनिया से कंडीशन डेवलप हो जाता है। सेकेंडली, हमारा ब्रेन के स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आ जाए। सबसे पहले या तो हमारा वेंट्रिकल्स इनलार्ज हो जाए, जो हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वेंट्रिकल्स है, अगर यही इनलार्ज हो जाए तो भी आपको चेंजेस दिखने मिलेगा। या सेकेंडली, हमारा रिड्यूस्ड कॉर्टिकल थिकनेस, की कॉर्टिकल साइज भी रिड्यूस हो जाए तो भी हमें डिफरेंस दिखने मिलती है। ठीक है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉज है हमारा इन्वायरमेंटल। कि भैया या तो आप कोई ड्रग अब्यूज ले रहे हो, फॉर एग्जांपल कैनबिस, या तो आपको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, या आपको मैटरनल इन्फेक्शन हो चुका है, या कुछ ना कुछ आपके घर के आसपास कुछ पेरेंट्स हो या नेबर हो जिसमें आपको ऐसा माहौल बचपन से ऐसा मिला हो ताकि आप बार बार स्ट्रेसफुल माहौल हो, बार बार घर में माँ बाप फाइट करते हो, या बहुत अनसर्टेन माहौल हो घर में, तो उस कंडीशन में भी पेशेंट्स में कुछ कुछ सिजोफ्रेनिया जैसे सिम्टम्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। और वो समय के साथ में 15 से 20 साल के आसपास में वो ज्यादा वो एग्जेगरेट कर जाते हैं कुछ पेशेंट्स में। इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपको लिखना होगा एग्जाम में? इसके दो फीचर्स होते हैं। पहला, या तो ये पॉजिटिव होगा, दूसरा या तो ये नेगेटिव होगा। पॉजिटिव में क्या क्या फीचर्स आते हैं हमारे? तो सबसे पहला आते हैं, नाम ही से मतलब पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव फंक्शंस उसका बहुत एग्जेगरेट कर जाएगा। फॉर एग्जांपल, एक्सेस फंक्शनिंग हो जाएगी बॉडी की उसकी, मतलब जो भी उसके फंक्शंस है वो एक्सेस हो जाएंगे पॉजिटिव सिम्टम्स में। तो सबसे पहला आता है हमारा हेलुसिनेशन, फिर आ जाएगा डिल्यूजन, फिर आ जाएगा हमारा डिसऑर्गेनाइज फील्स, फॉर एग्जांपल इनकॉग्निस, लूज एसोसिएशन, प्रॉपर कोई बात को बोल ना पाना हो, उसे हेलुसिनेशन होने लग जाए, बहुत बार उसको कॉमन हो जाए हेलुसिनेशन। डिल्यूजन बहुत कॉमन हो जाए पेशेंट्स में, उसे चीजें दिखने लग जाए, चीजें कुछ कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगे कि भाई वो रस्सी नहीं सांप है। आपने बहुत देखा हो ऐसे पेशेंट्स में, अगर उसको सांप मतलब रस्सी रख दिया जाए तो उसे लगेगा कि वो रस्सी नहीं सांप है, तो उसको हेलुसिनेशन कहते हैं। वैसे डिल्यूजन की कुछ भी अनफिटफुल थॉट अपना माइंड में डेवलप कर लेना, तो ये सब क्या है? ये सब पॉजिटिव साइंस है हमारे किसके? सिजोफ्रेनिया के। अब आते हैं हमारे नेगेटिव साइंस में। तो नेगेटिव साइंस में क्या? पॉजिटिव में सिंपल था कि कोई फंक्शन एग्जीक्यूट कर गया, और नेगेटिव में क्या होगा कि कोई फंक्शन बहुत ज्यादा लॉस हो गया। तो सबसे कॉमन आ गया हमारा फ्लैट इफेक्ट। इसमें क्या होता है, इमोशन ही नहीं रहेगा कोई आदमी में, कि ना उसको प्यार का कुछ इमोशंस आ रहा है, ना उसे कुछ गुस्सा का इमोशंस आ रहा है, वो इमोशनलेस हो चुका है, उसमें कोई इमोशन जनरेट ही नहीं हो पा रहा, ना ही कोई एक्सप्रेशन जनरेट हो रहा है। तो ये बहुत कॉमन होता है, इसको हम लोग कहते हैं फ्लैट इफेक्ट। सेकेंडली हो जाता है हमारा पुवर्टी ऑफ स्पीच, प्रॉपर स्पीच ना बोल पाए वो, इसमें एलोगिया कहते हैं इसको। थर्डली हमारा लैक ऑफ मोटिवेशन, कोई मोटिवेशन ही नहीं है कोई चीज करने, चाहे वो कुछ काम हो, चाहे वो खाना पीना हो, चाहे कोई भी काम हो, कोई मोटिवेशन ही नहीं है उसमें, उसको क्या कहते हैं? एवोल्यूशन कहते हैं। फोर्थली हमारा लॉस ऑफ प्लेजर, कोई भी काम में उसे कुछ प्लेजर ना हो, चाहे वो प्यार मोहब्बत हो, चाहे वो कोई सर्टेन काम करना हो, चाहे वो कुछ खाना खाना हो, कोई चीज में उसको प्लेजर नहीं महसूस हो।
वो भी बहुत कॉमन होता है पेशेंट में। सोशल विड्रॉल कि भैया वो समाज से कटने लग जाए, अपना अकेले चुपचाप रूम में बैठने लग जाए, ना किसी से बात करे, ना माँ बाप से बात करे, ना दोस्तों के साथ खेलने जाता है, चुपचाप अपने रूम में बैठे रहता है, चुपचाप एक कमरे में लॉक कर लिया अपने आप को और अपने कमरे में अपने आप से बातें कर रहा है, अपने आप में व्यस्त है। लोग को लगता है कि भूत प्रेत पकड़ लिया है उसको, बट रियलिटी में ऐसा नहीं है, सिजोफ्रेनिया का सिम्टम्स है, ये नेगेटिव सिम्टम्स है सिजोफ्रेनिया के। तो अब आ जाता है हमारे कॉग्निटिव सिम्टम्स में। तो इसमें क्या होता है, पुअर अटेंशन, वो कोई काम में प्रॉपर अटेंशन नहीं दे पा रहा हो, आप बात करेंगे उससे तो आपको अटेंशन ही नहीं देगा, वो उसका माइंड में कुछ ना कुछ चीजें चलते रहेंगी, कुछ ना कुछ वो सोचते रहेगा। तो पुअर अटेंशन बहुत कॉमन हो जाता है पेशेंट्स में। इम्पेयर्ड मेमोरी, मेमोरी लॉस बहुत कॉमन है कि अभी क्या था, मैंने पहले क्या किया, ये क्या, बहुत इम्प्रॉपर मेमोरी हो जाएगा पेशेंट्स में। थर्डली हमारा डिक्रीज एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग, फॉर एग्जांपल प्लानिंग हो गया, जजमेंट हो गया, ना कोई चीज को प्रॉपर प्लान कर पाया कि मुझे क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, ना प्लानिंग कोई प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर कोई जजमेंट नहीं कर पा रहा है कि अच्छा ठीक है कौन काम सही है कौन काम गलत है, कैसे मैं उसके साथ जजमेंट परफॉर्म कर पाऊँ, वो भी नहीं परफॉर्म कर पा रहा। तो ये सब बहुत क्या होते हैं, बहुत कॉमन होते हैं हमारे कॉग्निटिव सिम्टम्स में। अब आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया। बहुत एग्जाम में पूछा जाता है तो ये टाइप कितने कितने टाइप्स के होते हैं अकॉर्डिंग टू द ICD-10 क्लासिफिकेशन और DSM-5 क्लासिफिकेशन। आपको ये दोनों का नाम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्लासिफिकेशन से आप पढ़ा रहे हो, मतलब बता रहे हो कि आप ICD-10 को रेफर कर रहे हो या DSM-5 को रेफर कर रहे हो। तो सबसे पहले आता है हमारा, सबसे पहला टाइप सिजोफ्रेनिया का, पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। इसमें क्या कॉमन होता है, डिल्यूजन कॉमन होता है, हेलुसिनेशन, सस्पिशियसनेस, कॉग्निटिव रिलेटिव प्रिजर्व्ड। इसका कॉग्निशन प्रिजर्व रहता है बट इसका हेलुसिनेशन डिल्यूजन बहुत कॉमन होता है पेशेंट में, और सस्पिशियस हो जाता है, उसको हमेशा लगता है कोई ना कोई इसके पीछे कोई ना कोई सस्पिशियस हो गया, मतलब हर चीज के लिए वो जज करता है कि भैया ये खाना लाया तो खाना में जहर तो नहीं मिला दिए हो, आप कौन हो, क्या हो, नहीं हो। जल्दी किसी पे एक हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप नहीं कर पाता, एक ट्रस्ट नहीं डेवलप कर पाता, हमेशा डाउटफुल माइंड में रहता है। तो इसको हम लोग सस्पिशियस कहते हैं। दूसरा आ जाता है हमारा डिसऑर्गेनाइज्ड। इसमें क्या होता है, इसमें अर्ली ऑनसेट होता है, डिसऑर्गेनाइज स्पीच होगा, बिहेवियर होगा, फ्लैट इफेक्ट इसमें बताया, इमोशनल पेशेंट हो जाएगा। और तीसरा हमारा इनअप्रोप्रिएट इफेक्ट होगा, मतलब ना वो ठीक से इमोशन एक्सप्रेस कर पाएगा, ना ही ठीक से वो अपना मूड डिसऑर्डर मतलब मूड को एक्सप्रेस कर पाएगा, उसका स्पीच बहुत डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा, ना ठीक से वो बोल पाएगा, ना ठीक से समझ पाएगा, बिहेवियर बहुत अजीब वगैरह बिहेव करेगा वो पेशेंट। तो इसको इसको क्या कहते हैं, डिसऑर्गेनाइज सिजोफ्रेनिया कहते हैं। तीसरा हमारा कैटाटोनिक। इसमें क्या होता है, साइकोमोटर डिस्टर्बेंस हो जाता है, मतलब क्या म्यूटिज्म हो जाएगा, पोस्चर चेंज हो जाएगा, एक्साइटमेंट हो जाएंगी, स्टुपर हो जाएगा, मतलब ये सब क्या है, साइकोमोटर डिस्टर्बेंस हो जाएंगे बॉडी में, कि उसका बॉडी का जो साइकोमोटर एक्टिविटी है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया कहते हैं। अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया, मतलब इसमें क्या है, इसमें जो हमने तीनों पढ़ा, तीनों कौन कौन सा पढ़ा हमने, डिसऑर्गेनाइज पढ़ा, कैटाटोनिक पढ़ा और पैरानॉइड पढ़ा। इन तीनों में से सब मिक्स हो जाता है उसको, मतलब हर एक तीनों में से कुछ ना कुछ सिम्टम्स आ जाएंगे उस पेशेंट को। किसी में साइकोमोटर डिस्टर्बेंस हो जाएगा, उसमें साथों साथ उसमें क्या होगा, इसका स्पीच भी हैम्पर कर जाएगा, प्लस साथ में क्या होगा कि इसका बिहेवियर भी हैम्पर कर जाएगा। मतलब क्या, तीनों को मिला के जब एक पेशेंट में सिम्टम्स शो हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनडिफरेंशिएट। मतलब क्या, आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कौन सा सिजोफ्रेनिया है, इसको सब लगेगा कि सारा सिजोफ्रेनिया हो चुका है, इसको आप प्रॉपर डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे उस पेशेंट में। तो इसमें क्या है, मिक्स सिम्टम्स विदाउट अ क्लियर पैटर्न, कोई पैटर्न नहीं है, सब में मतलब सब कॉमन हो रहा है उसमें। दूसरा, फिफ्थ हमारा मतलब पांचवा, रेजिडुअल, मतलब क्या, एब्सेंस ऑफ एक्यूट साइकोसिस बट नेगेटिव सिम्टम्स रिमेन। कि मतलब रेजिडुअल मतलब नाम ही से मतलब जो थोड़ा बहुत बच गया है, ये जनरली लेट ऑनसेट में होता है पेशेंट में, जब पेशेंट एक बार जब मेडिसिन चलने लग गया उसका, बट दोबारा जब पेशेंट में सिजोफ्रेनिया से सिम्टम्स आते हैं, नेगेटिव सिम्टम्स आते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेजिडुअल के, मतलब कुछ ना कुछ में पार्ट्स बच गई है, 100% रिकवर नहीं हो पाया पेशेंट, बट कुछ ना कुछ इसमें पार्ट रह गया है सिजोफ्रेनिया का। जैसे नेगेटिव सिम्टम्स हो गया कि समाज से कट के रह रहा है, या फिर कम बोल रहा है, या फिर क्या हो रहा है कि प्रॉपर स्पीच नहीं कर पा रही, कुछ नेगेटिव सिम्टम्स रह जाते हैं पेशेंट्स में, बहुत कॉमन होता है। छठा हमारा सिंपल, कि भैया इंसिडेंस ऑनसेट है, प्रोग्रेसिव नेगेटिव सिम्टम्स, पुअर सोशल एंड ऑक्यूपेशनल फंक्शन, कि ये कोई भी काम प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा, प्रॉपर नेगेटिव सिम्टम्स प्रॉपर नहीं शो कर पाएगा और इंसिडियल ऑनसेट हो जाएगा। इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं, सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन हो गया हमारा सोशल एंड ऑक्यूपेशनल डिसफंक्शन है, कि भी आप, क्योंकि हम लोग क्या सोशल बीइंग है, और सोशल बीइंग सबसे इंपॉर्टेंट खासियत क्या है कि जब तक आप समाज में समाज से बना के नहीं रहोगे, समाज के साथ नहीं रहोगे, तो आपको समाज से अलग कर देंगे। तो इन पेशेंट में बहुत कॉमन होता है कि जब पेशेंट सिजोफ्रेनिया से शिकार रहते हैं, जब सिजोफ्रेनिया उनको बहुत प्रभावित कर देता है, उस टाइम
वो समाज से बहुत कट जाते हैं। क्यों कट जाते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि लोग उसे पागल समझेंगे, लोग उसे समझेंगे भूत प्रेत का साया है। लोग कुछ ना कुछ बहाना दे के उसे समाज से अलग ही कर देते हैं, और वो खुद चाहता है कि चलो भाई मैं समाज से अलग ही रह जाऊं, क्योंकि लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। होता है, बहुत कॉमन होता है पेशेंट में। तो क्या अगर सोशल एंड ऑक्यूपेशनल डिस्फंक्शन हो जाएगा पेशेंट में, डिप्रेशन, सुसाइड बहुत कॉमन हो जाता है कि भैया उसका माइंड में खाली सुसाइडल थॉट्स आएंगे कि कैसे मैं मर जाऊं, क्या को मैं जीने का कोई मायने नहीं है, कोई मतलब नहीं। ज्यादा ज्यादा टाइम हर बार उसका माइंड में सुसाइडल थॉट्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं। डिप्रेशन बहुत कॉमन होता है पेशेंट में कि जब आप समाज से अलग रहोगे तो आप अकेले रहोगे, तो अकेले रहने से क्या होता है, डिप्रेशन वाले सिम्टम्स बहुत कॉमन हो जाते हैं आप में। सब्सटेंस अब्यूज, आप क्या करोगे, कुछ ना कुछ नशा पानी करने लग जाओगे, लगे चलो भाई अब तो जिंदगी में कुछ बचा नहीं है, नशा पानी करते हैं, मस्त लाइफ है, नशा पानी करते रहे। तो मतलब ये भी बहुत कॉमन लोग रहते हैं। पांचवा, बर्डन। बर्डन हो जाएगा, आप फैमिली पे बर्डन हो जाओगे ना, कि फॉर एग्जांपल मान लो आप सिजोफ्रेनिया, आपको सिजोफ्रेनिया है, तो आप क्या करोगे, आप फैमिली में बर्डन बन जाओगे ना, कि आप ना कुछ काम कर पाओगे, ना आप कुछ कमा के ला पाओगे, ना आप ठीक से पढ़ पाओगे, ना आप कुछ लाइफ में कर पाओगे। तो एक तरह से आप फैमिली में बर्डन बन जाते हो। तो ये भी बहुत कॉमन होता है, बर्डन ऑन फैमिली एंड केयर गिवर, कि हर चीज के लिए आप डिपेंडेंट हो गए अपने माँ बाप पे, चाहे खाना खाना, चाहे कुछ भी छोटा काम करना, हर चीज पे आप डिपेंडेंट हो गए माँ बाप पे। तो ये बहुत गलत चीज होता है। मतलब ऐसा हमें समझना पड़ेगा कि जो जो भी सिजोफ्रेनिक पेशेंट्स हैं, उसको सबसे पहले प्रॉपर काउंसलिंग करानी पड़ेगी, प्रॉपर साइकेट्रिक डॉक्टर से प्रॉपर ट्रीटमेंट चलेगा, प्रॉपर फिजिकल रिहैब चलेगा। एज ए फिजियोथेरेपिस्ट आपका भी बहुत सारा उसमें प्लान होता है, वो भी आपको प्रॉपर करना होता है, ताकि पेशेंट लेफ्ट आउट ना फील करे, उसे ऐसा ना लगे कि वो समाज से कट चुका है, उसको सुसाइड कर लेना चाहिए, उसका समाज में कोई मतलब नहीं है, वो समाज से कुछ पागल टाइप का है, वे सब ना उसे फील हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है इस सिजोफ्रेनिक में, उसे फील कराना कि भैया ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा मैनेजमेंट क्या होता है, तो बेसिकली दो मैनेजमेंट होते हैं, एक मेडिकल मैनेजमेंट और एक फिजियोथेरेपी रिहैब, जो हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो बेसिकली जब हम लोग बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की, तो सबसे पहला मैनेजमेंट आता है हमारा एंटी साइकोटिक ड्रग्स, जो जनरली जो भी साइकेट्रिक डॉक्टर्स हैं वो जनरली प्रेफर करते हैं, उसके हिसाब से डोज सेट करते हैं जैसा ही पेशेंट का कंडीशन है। तो सबसे पहला आता है हमारा टिपिकल। टिपिकल में क्या हो गया, क्लोरोप्रोमाजाइन, और एटिपिकल में क्या हो गया हमारा, क्लोजापाइन, ओलाजापाइन, जो बहुत कॉमन यूज करते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा साइको सोशल मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, सीबीटी, बहुत कॉमन होता है पेशेंट में, कि जब हम लोग बिहेवियर थेरेपी प्रॉपर एक थेरेपी बनाते हैं, ताकि उसमें वो अलग अलग ग्रुप थेरेपीज होती हैं, अलग अलग सिंगल थेरेपीज होती है, जिसमें जिसमें हम लोग अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से उसका प्रॉपर माइंड का थेरेपी करते हैं, प्रॉपर सोशलाइजेशन थेरेपी करते हैं। फैमिली थेरेपी, साइको एजुकेशन, फैमिली थेरेपी में कि आप प्रॉपर फैमिली को कैसे उनके साथ रहना है, कैसे बिहेव करना है, क्या क्या उसका बेसिक प्रोटोकॉल्स रहेगा। साइको एजुकेशन मतलब बताना है कि भाई आपको कोई भूत प्रेत का सहाय नहीं, आपको प्रॉपर साइकोलॉजिकली उसको टीच किया जाए कि भाई नहीं, आपको एक सिजोफ्रेनिया बीमारी है जो बहुत कॉमन है, आप ठीक हो जाएंगे, कोई बड़ा बात नहीं है इसमें। प्रॉपर एजुकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट, ताकि वो डिप्रेशन में न जाता, कि वो सुसाइडल थॉट्स ना आए उनके माइंड में। सोशल स्किल ट्रेनिंग, ऑक्यूपेशनल रिहैब, कि प्रॉपर सोशल स्किल ट्रेनिंग कराएंगे, तो नहीं भाई आपको कैसे समाज में अपने आप को एडजस्ट करना होगा, कैसे आप एडजस्ट कर सकते हो, उसको सोशल ट्रेनिंग करा सकते हैं पेशेंट्स में। और ऑक्यूपेशनल रिहैब करा सकते हैं, कि उसके जो भी रोजमर्रा के काम है उसमें हम लोग कैसे हेल्प कर सके, कि वो ताकि अपना रोजमर्रा का काम कर सके। रोल ऑफ फिजियोथेरेपी क्या आता है, मतलब एज ए फिजियोथेरेपिस्ट आपका मेन रोल क्या होता है इसमें। तो सबसे पहला रोल आता है हमारा कि जो फिजियोथेरेपिस्ट है मे नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन साइकोसिस, कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकते, बट इनडायरेक्टली वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिहैब के लिए, कि उसका जो भी, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो सीबीटी हो, चाहे वो पोस्चर हो, चाहे फिर हर एक चीज में फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है उसका रिकवरी के लिए। तो इसमें क्या क्या हमारे फिजिकल हेल्थ मेंटेन करते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल को हम लोग जो नेगेटिव सिम्टम्स कारण जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो जा रहा है उसको हम लोग इंप्रूव करते हैं। वेट गेन और मेटाबॉलिक सिंड्रोम को हम लोग मैनेज करते हैं, पुअर पॉस्चर, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ को मेंटेन करते हैं, और रिड्यूस करते हैं एरोबिक कैपेसिटी एंड फिटनेस को। गोल्स क्या क्या हुआ हमारा, इंप्रूव फिजिकल फिटनेस and reduce the risk of lifestyle disease. Secondly, enhance mental well-being through exercises, reduce stress, anxiety, negative symptoms, support social interaction with group activities. तो अब थोड़ा और डिटेल में जाते हैं एज ए फिजियोथेरेपिस्ट। एज ए फिजियोथेरेपिस्ट अब क्या क्या बेसिक एक्सरसाइजेज होंगी, क्या क्या आप पेशेंट को प्रिस्क्राइब करोगे, क्या क्या आप उसे बताओगे, क्या क्या आपका अप्रोच रहेगा उस पेशेंट के प्रति, ताकि वो जल्दी रिकवर कर सके एज ए फिजियोथेरेपिस्ट। फॉर सिजोफ्रेनिक पेशेंट तो वो क्या क्या होगा आपका, सबसे पहला
एक्सरसाइज थेरेपी में आ जाएंगे तो उसमें क्या क्या देखेंगे हम लोग, एरोबिक ट्रेनिंग करा सकते हैं पेशेंट में, फॉर एग्जांपल वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग। इंप्रूव क्या करता है, उसका कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को इंप्रूव करता है और मूड भी अच्छा करता है। आप कभी देखे होगे, आप कभी बहुत अच्छा एक्सरसाइज किया आप, या मान लो आप जॉगिंग करके आए, या आप कुछ बहुत इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी करके आए, तो आपका मूड जॉयफुल होता है, आप खुश रहते हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे एरोबिक ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस हमारे मूड के लिए, हमारा कार्डियोवैस्कुलर के लिए, हमारे अलग चीजों के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रेजिस्टेंट ट्रेनिंग करा सकते हैं टू प्रिवेंट द ओबेसिटी, मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस। योगा करा सकते हैं, रिड्यूस स्ट्रेस करा सकते हैं, मतलब इंप्रूव बॉडी अवेयरनेस करा सकते हैं, थोड़ा बहुत मेडिटेशन करा सकते हैं पेशेंट में ताकि वो अपने आप को समझ सके, उसके आसपास के एनवायरनमेंट को लोग स्मूथ कर सकते हैं। रिलैक्सेशन टेक्निक कर सकते हैं पेशेंट में, ये इसमें जो लोग क्या कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिलैक्सेशन टेक्निक। इसमें हम लोग क्या कहते हैं पेशेंट को, कि मान लो पेशेंट बहुत ज्यादा ये सब कंडीशन जूझ रहा है, तो उसमें उसको रिलैक्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि वो जो भी उसको जो कंडीशंस, जो भी उसकी जो सर्टेन एक्टिविटी थी बहुत हैम्पर हो गई या बहुत ओवर शूट कर गई, तो उस कंडीशन में रिलैक्सेशन टेक्निक बहुत हेल्प करता है। तो क्या क्या हो गया हमारा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो जाएगा, उसमें प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन हो जाएगा, एमएटी पीएमटी हम लोग करा सकते हैं, पीएनएफ करा सकते हैं पेशेंट में, माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन, कि भैया मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा दिमाग को शांत रखिए। पोस्चरल फंक्शन ट्रेनिंग भी करा सकते हैं पेशेंट में, इसमें क्या, करेक्ट सेडेंटरी पोस्चर, इंप्रूव बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, प्रमोट एक्टिव डेली लिविंग। फोर्थ हमारा कम्युनिटी एंड ग्रुप एक्सरसाइज प्रोग्राम, कि जब आप कम्युनिटी में काम करोगे, जब आप कम्युनिटी में कोई भी एक्टिविटी करोगे, जब बहुत सारे लोग को आप लोगे, ऐसे लोग को, उस कंडीशन में जो भी सिजोफ्रेनिक पेशेंट है उसको ऐसा नहीं लगता कि वो लेफ्ट आउट है, वो उनके साथ घुल मिल के कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए कम्युनिटी एंड ग्रुप एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंट को प्लान करने के लिए। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इंकरेज करते हैं सोशल इंटरेक्शन, इंप्रूव करते हैं मोटिवेशन और एडरेंस को। फिफ्थ हमारा एजुकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी बताना है हमें, स्लीप हाइजीन मेंटेन करना है, अवॉइड स्मोकिंग, अल्कोहल एंड ड्रग्स, कि जितने भी ये सब टोबैको वाली चीज है उसको तो अवॉइड करना है, प्रॉपर स्लीप मेंटेन रखना है, और फिजिकल एक्टिविटी तो करना ही करना है। ठीक है। प्रोग्नोसिस 1 to 3 रिकवरी कंप्लीटली होता है, 1 to 3 रिलैप्स इंटरमीडिएटली होता है, और 1 3 क्रॉनिक प्रेजेंट सिम्टम्स रहता है। तो हमने यहाँ तक देख लिया कि सिजोफ्रेनिया क्या था, सिजोफ्रेनिया के कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या थे, उसके मैनेजमेंट क्या है, उसके फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट क्या है, कितने टाइप्स के सिजोफ्रेनिया होते हैं, और कैसे हमें उसे टैकल करना है जब हमारे पास फिजियोथेरेपी केस आए। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते रहते हैं इससे। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे तो आप सिंपल ICD-10 और DSM-5 के अकॉर्डिंग आप प्रॉपर उस पर लिख सकते हो कि क्या क्या आपका अप्रोच रहना चाहिए, क्या क्या आपका बेसिक ट्रीटमेंट प्लान रहना चाहिए, सिजोफ्रेनिया क्या है, कैसे है, नहीं है, ये सब आप लिख सकते हो। तो आज के लिए हम लोग इतने ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कोई नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर दें, कमेंट करें, और कोई भी डाउट हो तो आप इस चैनल पे हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप हीलिंग।